हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 24 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत की औस्थिति एवं विस्तार, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर माना जाता है। भारत की औस्थिति एवं विस्तार, उसको हम डिटेल के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपना ये पहला चैप्टर ज्योग्राफी का है, पहला चैप्टर। ठीक है, भारत की औस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, देखिए पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो जाननी चाहिए हमें। देखिए, ये होता है ग्लोब। ठीक है, और ग्लोब पे जो है इसके बीचों बीच में जो हॉरिजेंटल रेखा खींची गई है, ठीक है, धरातलीय रेखा 0 डिग्री, उसे कहते हैं हम कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, दो नामों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, अच्छा, इसके जो ऊपर यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री, जो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है उसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अच्छा, मकर रेखा। और ये 0 डिग्री ये कौन सा है? विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक, ऊपर कितनी रेखाएं हैं? ऊपर इसके जो है टोटल 90 रेखाएं ऊपर हैं विषुवत रेखा के, और नीचे भी 90 रेखाएं हैं। ठीक है, तो 90 + 90 और एक विषुवत रेखा, कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 181 हो जाएंगी। 90 + 90 + 1 आप जोड़ेंगे तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया धरातलीय या हॉरिजेंटल में खींची गई रेखाएं। अच्छा, जो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण रेखाएं 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, और इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी कहते हैं? देशांतर रेखाएं। अच्छा, देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण में खींची गई हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा उसे कहा गया है जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। ठीक है, अच्छा, तो और भारत की जो औस्थिति है, ठीक है, देशांतर रेखा हो जाएगा। भारत की जो औस्थिति है वो यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए कि भारत, ये भारत है और यहाँ पे है। ठीक है, तो भारत की जो औस्थिति है ये इसका निचला पॉइंट हो जाएगा, ये इसका सबसे उत्तरी पॉइंट या दक्षिणी पॉइंट। ठीक है, और ये जो है पश्चिमी पॉइंट या पूर्वी पॉइंट। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसे लिख लीजिएगा। देखिए जो इधर का है वो है 68.7, इसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, लेकिन हम याद करने के लिए क्या बोलेंगे? 68.7 ऐसे याद कर सकते हैं, 68.7 से 97.25 तक। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो 8.4 से 37.6, 68.7 से 97.25। ठीक है, 97.25। देखिए ये भारत का जो मानचित्र है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है आपका 8.4, ठीक है, 8.4 अक्षांश से 37.6 अक्षांश तक, और 68.7 देशांतर से 97.7 देशांतर। ठीक है, और भारत कहाँ स्थित है? भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, और लंदन का ग्रीनविच नामक स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री के पूर्व में भारत है, तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में हो जाएगा। अच्छा भैया, कितनी देशांतर रेखा हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, और भारत की स्थिति 8.4 से 37.6 तक, और 68.7 से 97.25 देशांतर। ठीक है, अच्छा, भारत की जो विस्तार है वो देखिए, ये है भारत 68.7 से हमने बताया 97.25 तक। कितनी देशांतर रेखाएं बीच में आएंगी? इसमें से इसको घटाइए, 97.25 में से 68.7 को घटाएंगे तो लगभग 30 देशांतर रेखाएं आएंगी। तो भारत की जो स्थिति है वो 30 देशांतर रेखाओं में विभाजित है। ठीक है, 30 देशांतर रेखाएं जो हैं में ये फैला हुआ है जो भारत है। ठीक है, अच्छा, बेसिक टर्म ये है कि ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, भारत के जो है यहाँ पे उत्तर में, यहाँ तो हिमालय होता है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होती है, इसे बोला जाता है बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है, इधर है ये अरब का सागर, अरब का सागर है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो अरब सागर यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी है, और इसके जस्ट दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है, और इसके उत्तर में यहाँ तो हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत की स्थिति हो जाएगी। अच्छा,
जो भारत का क्षेत्रफल है, देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है, देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब एरिया, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं जो चाइना का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है। चाइना जो है भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है, जो कि यहाँ पे स्थित है चीन। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि जो है, देखिए अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत की स्थिति हो जाएगी वो चाइना के बाद में भारत आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में एरिया में है वो है पहले रूस है, दूसरे नंबर पे है कनाडा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है चीन, और चौथे नंबर पे है अमेरिका, ठीक है, और 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे है अपना इंडिया भारत, ठीक है, और 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, वो याद कर लीजिएगा। देखिए रुको चीन अमेरिका, ठीक है, रुको चीन अमेरिका, बाज आ गया ऑस्ट्रेलिया, बाज आ गया ऑस्ट्रेलिया में भारत। देखिए भारत वाले ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्रिकेट खेलने जाते हैं मान लीजिए, तो कह रहा है कि रुको चीन अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो है भारत को मान लीजिए हरा दिया है मैच में, तो वो कह रहे हैं कि रुको चीन अमेरिका, बाज आ गया ऑस्ट्रेलिया में भारत, ठीक है। और रुको से हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका रूस, ठीक है, पहले नंबर पर रूस, और का से हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है, और फिर चीन से चीन, अमेरिका से अमेरिका, और बाज से आपका याद रखना है कि ब्राज़ील, ठीक है, कौन सा? ब्राज़ील। और फिर उसके बाद आ गया, ठीक है, आ गया साइलेंट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका, और में भारत, और भारत के बाद में जो है एक और देश है उसका नाम है अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे, ठीक है, क्षेत्रफल में। कौन सा नाम? अर्जेंटीना। तो देखिए ऐसे आपको याद रखना है, पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे रुको चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, और 5वें नंबर पे ब्राज़ील, और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है देश हो जाएंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। अच्छा, देखिए भारत का जो विस्तार है, ठीक है, देखिए भारत की उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में जो है कितनी लंबाई है? देखिए 32-14 किलोमीटर, याद रखना है 32-14 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इसकी कितनी लंबाई है? तो है 29-33 किलोमीटर, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में कितना हो जाएगा? 32-14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में कितना हो जाएगा? 29-33 किलोमीटर। और अगर दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें जो भारत का एरिया मिल जाएगा, मतलब इंडिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वो होता है 32,87,263, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, देखिए हमने आपको बताया है कि भारत का जो देशांतर कितनी देशांतर रेखाओं में विभाजित है? 30 देशांतर रेखाओं में विभाजित है। अच्छा, ये देखा गया है कि देखिए जो अरुण और शुक्र हैं, जो भी कहना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो जो शुक्र और अरुण हैं उनका जो रोटेशन मतलब घूर्णन है वो जो है पूर्व से पश्चिम है। क्या? पूर्व से पश्चिम है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, उनका जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। तो पृथ्वी यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और ये देखा गया है कि एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना? एक देशांतर रेखा 4 मिनट का टाइम लगता है। और भारत की जो स्थिति है वो 30 देशांतर रेखाओं में ये विभाजित है भैया। तो 30 देशांतर रेखाओं में तो 1 डिग्री घूमने में अगर 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट का लगेगा? ठीक है, 30 देशांतर रेखा, ठीक है।
एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 देशांतर रेखा घूमने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? 30 गुणे 4 मतलब 120, मतलब 2 घंटा। कितना? 2 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो ये बताइए, देखिए 2 घंटे का टाइम लगेगा। अगर कोई देशांतर रेखा यहाँ है, उसको यहाँ पे आना है, तो उसको कितने मिनट का टाइम लगेगा? 2 घंटे लग जाएंगे। गुजरात का जो ये लास्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक आते आते 2 घंटे का टाइम लग जाएंगे, ठीक है। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है ये वाला, वो गुजरात के टाइम से कितना आगे है? 2 घंटे आगे है। अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो गुजरात के टाइम से कितना आगे हो जाएगा? 2 घंटे आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 घंटे आगे हो जाएगा तो समस्या ये निकल के आती है, तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम होगा? मतलब अगर देखा जाए गुजरात में तो 2 घंटा पीछे, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है गुजरात में अगर मान लीजिए 8 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ तो भैया 10 बज रहे होंगे सुबह के, क्योंकि 2 घंटे आगे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और मान लीजिए यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर कुछ बज रहे होंगे, तो उससे 1.5 या 2 घंटे आगे टाइम अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो इस समस्या को निपटाने के लिए जो है वो एक भारत की एक मानक समय रेखा खींचेगी, मानक देशांतर समय रेखा खींचेगी। वो कैसे खींचेगी? देखिए हमने पढ़ा था कि ये जो देशांतर रेखा 68.7 है, ये देशांतर रेखा 97.5 है, ठीक है। तो किया गया कि 68.7 को लिया गया प्लस 97.25 को लिया गया, बट्टे 2 कर दिया गया, ठीक है। अब ये जोड़ के जब बट्टे 2 करेंगे तो जो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री 82.5, ठीक है, मान लीजिए 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा माना गया, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा किस रेखा को माना गया? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया। और ये बोला गया कि जो भी टाइम, और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है प्रयाग के नैनी से होके, ठीक है। 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री जो प्रयाग के नैनी से होकर गुजरती है। और ये बोला गया कि जो प्रयाग या इलाहाबाद की जो भी नैनी में टाइम होगा, ठीक है, और जो 82.5 डिग्री पर देशांतर रेखा पे टाइम होगा, वही टाइम पूरे भारत में माना जाएगा। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, कहीं भी हो, तो वही टाइम पूरे देश में माना जाएगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री रेखा जो है वो देखिए लगभग यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे होकर गुजरती है, ठीक है, 82.5 डिग्री रेखा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 82.5 डिग्री रेखा जो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसके लिए जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए हम बता रहे हैं, आपको लिखना है MOUCA, मौसा ऐसे करके, ठीक है, याद करने की ट्रिक है मौसा, ठीक है। इससे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। MOUCA भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से हो जाती है। MOUCA मतलब मौसा ऐसे लिखना है, MOUCA, और ये हो जाएगा, देखिए इससे आपका हो जाएगा MP मतलब मध्य प्रदेश, इससे आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ये आपका UP उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा आपका C से आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और ये से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मौसा लिख के हम भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है वो हम पता कर सकते हैं। मौसा MP, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रयाग के नैनी से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री होती है। अच्छा 82.5 डिग्री को क्यों लिया गया? क्योंकि 68.7 और 97.25 का जो है ये एवरेज था, ठीक है। इसलिए जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, यहीं पे जो टाइम होगा वो पूरे देश में वही टाइम माना जाएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम हो गुजरात के टाइम से 2 घंटा आगे है, ठीक है। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो लंदन का टाइम है वो भारत के समय से कितना पीछे है, क्योंकि भारत जो हो वो पूर्व में स्थित है, लंदन जो हो पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिम से पूर्व में टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब आगे होता है। तो जो लंदन हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री रेखा लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है, और भारत का वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, मानक रेखा, और यहाँ पे मानक रेखा ये है। तो इनके बीच में कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 82.5 डिग्री, वही तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 80, 82.5 हो जाएगा। और 1 डिग्री को एक देशांतर घूमने में हमने पढ़ा है कि 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 82.5 डिग्री को घूमने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? 82.5 मतलब 82.5 में आप 4 का गुणा कर देंगे
ठीक है। 300 कितना निकल गया है, 340 मिनट, ठीक है। और 340 मिनट को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटा निकल के आएगा, ठीक है। देखिए 340 मिनट मतलब 5.5 घंटा। तो जो भारत का टाइम है, इंडिया का टाइम है, वो लंदन या इंग्लैंड के टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये माना जा सकता है। कितना आ गया, 5.5 घंटा आ गया है। भारत का हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, भारत की हमने औसती विस्तार पढ़ लिया, और कितनी अक्षांश रेखा है वो भी पढ़ ली। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, हमने पढ़ाया था कि मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी जो था रेखा था वो कर्क रेखा था, ठीक है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, आपको एटलस खोल के रखना है, देखना है। देखिए 24 डिग्री यहाँ पे है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री इसके नीचे है कर्क रेखा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बीच से होकर गुजरती है। तो ये पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके लिए हम बता रहे हैं, वो आप फॉलो करिएगा, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, उस पर ध्यान देने की बात है। देखिए कह रहा है गा रे, ठीक, गा रे MP कह रहा है, गा रे MP मतलब गाना गाने को कह रहा है, गा रे MP क्यों जाए PB, ठीक है, क्यों जाए PB, ठीक है, क्यों जाए PB, और 3 बार मजा आए, ठीक। ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ये गा रे MP। तो गा से आपका हो जाएगा कौन सा, गुजरात, ठीक है, पहले नंबर पे गुजरात हो जाएगा, और रे से हो जाएगा राजस्थान, MP से आपका मध्य प्रदेश है ये, ठीक है। MP से मध्य प्रदेश है ये। क्यों, यहाँ से ये याद रखना, क्यों मतलब CHU कुछ रहता है तो छत्तीसगढ़ याद रखना, ठीक है। कौन सा, छत्तीसगढ़। और जाय से आपको याद रखना है जा झा, ठीक है, जा झा कुछ तो मिले ना, तो यहाँ पे याद रखना कि झारखंड। PB से पश्चिम बंगाल, तीन बार मतलब जो 3 बार का मतलब क्या होता है, 3 बार मतलब त्रिपुरा, ठीक है, 3 बार मतलब त्रिपुरा। अब मजा से हो जाएगा मिजोरम, कौन सा, मिजोरम। 3 बार मतलब गा रे MP क्यों जाए PB, 3 बार मजा आए, मतलब गा से गुजरात, रे से राजस्थान, MP से मध्य प्रदेश, क्यों से छत्तीसगढ़, जाए से झारखंड, PB से पश्चिम बंगाल, 3 बार मतलब त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा त्रि मतलब 3, और मजा से हो जाएगा मिजोरम। तो ये जो है जो भी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ठीक है। और 8 याद करने की ट्रिक है। अच्छा जो भारत में कर्क रेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा यहाँ से होती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में। देखिए राजस्थान में यहाँ से गुजरती है ना, सबसे कम राजस्थान में है कर्क रेखा की लंबाई, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अब देखिए आइए देखते हैं। देखिए जो भारत की, अच्छा ये पूछा था कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट है, जो मतलब समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। तो समुद्र के किनारे होने का मतलब ये है कि कितने पास है। देखिए एक तो गुजरात है, देखिए भैया गुजरात है समुद्र के किनारे, फिर इसके जस्ट नीचे बाद महाराष्ट्र समुद्र के किनारे, यहाँ पे छोटा सा गोवा है समुद्र के किनारे, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इतने राज्य हैं जिनके पास तट है। तो देखिए भारत के पास कितने राज्य हो जाएंगे जिनके पास तट है। देखिए सबसे पहले तो आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आएगा केरल, केरल के बाद में आएगा केरल, ठीक है। और केरल के बाद में आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इतने राज्य हो जाएंगे जिनके पास तट है, और लगभग 9 राज्य हैं ऐसे, ठीक है, जिनके पास तट है भारत में। अच्छा
अगर देखिए भारत की अगर पूछा जाए कि हमने तो ऐसे पढ़ा कि मतलब उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी थी 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में लंबाई 29-33 किलोमीटर, क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। अगर हमें पूछा जाए कि केवल आप इतना बताइए कि जो तटीय वाला भाग है इसकी लंबाई बताइए, यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक जो भी फैला है उसकी लंबाई बताइए। देखिए उसकी लंबाई होती है, देखिए अगर केवल तटीय भाग की लंबाई पूछा जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी? देखिए लिख लीजिए 6100 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए द्वीपों समेत भारत के तटीय लंबाई, मतलब द्वीपों समेत इसको लेते हुए तटीय भाग की लंबाई, तो वो आपकी होती है 7516 किलोमीटर, ठीक है। कितना? देखिए 6100 तटीय भाग की लंबाई, द्वीपों समेत तटीय भाग की लंबाई 7516। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि भारत के स्थलीय, केवल जो तटीय छोड़ के जो भी बचे स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, ठीक है, स्थलीय भाग की, तो स्थलीय भाग की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। अच्छा भैया, अब भारत का टोटल अगर पूछ लिया जाए तो वो याद रखना कि 22,716 किलोमीटर भारत की पूरी लंबाई, ठीक है, मतलब पूरा लेते हुए भारत की 22,716। देखिए तटीय भाग की पूछा जाए 6100 किलोमीटर, द्वीपों समेत पूछा जाए तटीय भाग की लंबाई 7516, केवल स्थलीय भाग की लंबाई पूछा जाए 15,200 किलोमीटर, टोटल पूछ लिया जाए भैया तो 22,716 किलोमीटर। बस इतना ही याद रखना है। अच्छा देखिए जो मान लीजिए दो द्वीप हैं, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं, मान लीजिए एक द्वीप ये है ऐसे और एक द्वीप मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और इनके बीच में कोई सकरा समुद्र बह रहा है, सकरा समुद्र है इनके बीच में, तो उसे बोला जाता है चैनल। तो लिखिए दो द्वीपों के बीच बहने वाला सकरा समुद्र को कहते हैं चैनल, ठीक है, चैनल कहा जाता है। अच्छा, तीन ओर जल के भूभाग से घिरे, तीन ओर जल से घिरे भूभाग को क्या बोला जाता है? तीन ओर जल से घिरे भूभाग को जो है वो खाड़ी बोला जाता है, ठीक है, खाड़ी बोला जाता है। चैनल किसे बोला जाएगा? दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र, मान लीजिए यहाँ पे सकरा समुद्र है तो उसे चैनल बोला जाएगा। अच्छा, खाड़ी किसे बोला जाएगा? मान लीजिए कोई ऐसे आया और तीन ओर भूभाग से घिर गया, देखिए ये जल से तीनों ओर से घिर गया तो उसे बोलेंगे खाड़ी, ठीक है। अच्छा देखिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे गुजरात में देखिए तीन ओर से जल से घिरा है ये, तो इसे बोला जाएगा कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये यहाँ पे बोला जाएगा इसे खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। अच्छा, बंगाल की खाड़ी इसे बोला जाता है, अरब सागर इसे बोला जाता है। अच्छा, चैनल हमने बताया दो द्वीपों के बीच में बहने वाला सकरा समुद्र चैनल कहलाता है। अच्छा, तो कुछ चैनल हैं जो मतलब हमने पढ़ा था स्थिति भारत की 8.4 से 37.6, लेकिन कुछ चैनल हैं जो मतलब पूछे जा सकते हैं कि 8 डिग्री, देखिए ये अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए 8 डिग्री था अक्षांश रेखा, 9 डिग्री था अक्षांश रेखा, 10 डिग्री था अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इन्हीं में जो है कुछ द्वीप हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के नाम पे 8 डिग्री चैनल रख दिया गया है, ठीक है। 8 डिग्री अक्षांश के नाम पे 8 डिग्री चैनल रख दिया गया, 9 डिग्री अक्षांश पे 9 डिग्री चैनल रख दिया गया, और ये जो है दो द्वीपों के बीच में सक्रिय समुद्र हैं बहने वाले, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए, आपको कुछ बातें याद रखनी है, पहले वो बताते हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है, नीचे से शुरू करना, ठीक है। आपको लिखना है मालदीव, यहाँ पे लिखना है मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, ऐसे करके, ठीक है। अब इनके बीच में जो जाएगा 8 डिग्री चैनल होगा, ठीक है। मालदीव मिनिकॉय के बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल होगा भैया। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा होगा? 9 डिग्री चैनल होगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो सकरा समुद्र बहता है वो कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो सकरा समुद्र बहता है वो कौन सा? 8 डिग्री चैनल भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बीच में है मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप करके, और बीच में खींच के ऐसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सक्रिय दो द्वीपों के बीच में सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। ये द्वीप है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे मतलब जब भारत का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। तो चलिए वही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या, ठीक है।
भारत के जब हम दक्षिणी और पूर्वी भाग में आएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 1 2 3 4, देखिए ये एक हो जाएगा आपका जो है अंडमान, ठीक है। अंडमान ये हो जाएगा आपका निकोबार, ठीक है। देखिए अंडमान और निकोबार, अंडमान में 4 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान द्वीप पे भी 4 छोटे छोटे पार्ट पाए जाते हैं, वो 4 ये हैं और ये है जो है निकोबार, ठीक है। देखिए सब इसको बोला जाता है उत्तरी अंडमान, क्योंकि सबसे उत्तरी में है तो इसको बोला जाएगा उत्तरी अंडमान। अच्छा भैया, इसको बोला जाएगा मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान, ठीक है। मध्य अंडमान इसको बोला जाएगा जो है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और इसको बोला जाएगा लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। और इसको बोला जाएगा कार निकोबार। कौन सा? कार निकोबार। और इसको बोला जाएगा कार निकोबार, और इसको बोला जाएगा बृहत निकोबार, ठीक है। कार निकोबार और बृहत निकोबार। कौन सा? कार निकोबार, बृहत निकोबार। इसी को जो है ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं GREAT, ग्रेट निकोबार, ठीक है। देखिए अंडमान में 4 छोटे छोटे पार्ट पाए गए, निकोबार में छोटे छोटे 2 पार्ट पाए गए, ठीक है। इसको बोला गया उत्तरी अंडमान, इसको बोला गया मध्य अंडमान, इसको बोला गया दक्षिणी अंडमान, इसको बोला गया लिटिल अंडमान, ठीक है। और ये कार निकोबार और कार बृहत निकोबार, ठीक है। देखिए कुछ बातें इसमें जानने वाली है। देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो सकरा समुद्र है, ठीक है, ये वाला सकरा समुद्र, उसे चैनल बोला जाएगा। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये लिखिए तुरंत, 10 डिग्री चैनल किन किन देशों के बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। चलिए पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीपों के संगत जो है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे है। लिख लीजिएगा सैडल पीक चोटी, ठीक है। सैडल पीक चोटी कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे है। मध्य अंडमान भैया सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है मध्य अंडमान, ठीक है। अच्छा दक्षिणी अंडमान क्या है? दक्षिणी अंडमान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पे है, याद रखना। कार निकोबार पे कुछ नहीं, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया गया, ठीक है। कार लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अच्छा बृहत निकोबार या ग्रेट निकोबार, देखिए बृहत वैसे तो भारत की सबसे लास्ट बिंदु ये है, देखिए 8.4, लेकिन जो भारत की सबसे लास्ट बिंदु देखिए बृहत निकोबार पे यहाँ पे दिखाई देगा, वो जो है 6.4 डिग्री पे पाया जाता है। ये 6.4 डिग्री पे पाया जाता है। और यहाँ पे एक बिंदु से उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 6.4 डिग्री अक्षांश पे जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार, ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6.4 डिग्री पे मतलब 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, ठीक है। तो ये थे अंडमान निकोबार पे कुछ जानने लायक रोचक बातें। अच्छा एक बात और पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सा राज्य ऐसा है जो समुद्र के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, मतलब कौन सा राज्य का तटीय सीमा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तटीय सीमा वाले राज्य हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ा जो तटीय सीमा रखता है वो आपका रखता है गुजरात, ठीक है। गुजरात सबसे बड़ा तटीय सीमा रखता है। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु। तो देखिए सबसे